वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, आप सभी मौसम एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेंसस और सैंपल मेथड को। हमने पढ़ा था कि कैसे जब हमें सारी एक एक पॉपुलेशन की एक एक एलिमेंट की स्टडी करनी जरूरी होती है तो हम कैसे स्टडी करते हैं, सेंसस मेथड से, राइट। और जब हमें पॉपुलेशन के केवल एक पार्ट को पढ़ना होता है तब हम सैंपल मेथड यूज करते हैं। हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हमारी मदर मैंगोज परचेज कर रही है, शी विल बी चेकिंग ईच एंड एवरी मैंगो, बट अगर हम राइस परचेज कर रहे हैं तो सिर्फ एक सैंपल को चेक कर लिया जाएगा। We have also covered the merits of sampling method. Now today we have to discuss the factors affecting size of a sample. एक बढ़िया सैंपल का क्या साइज होना चाहिए, कितनी चीजें आप सैंपल में लेंगे, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बेसिकली हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपको जिस चीज की स्टडी करनी है, जिस चीज का सर्वे करना है, उस सर्वे की पॉपुलेशन बहुत लार्ज है तो डेफिनेटली आपका सैंपल भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 500 जने हैं तो सैंपल एटलीस्ट उसका 10% तो हो, और अगर छोटी पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है, तो सैंपल का साइज भी छोटा रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल लिखा हुआ। नंबर 2, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले, आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिले, तो आपको बड़ा सैंपल चुनना पड़ेगा। आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए सैंपल का साइज भी ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास में से अगर मैंने एक ही बच्चे को पिक किया तो कोई जरूरी नहीं है वो एक बच्चा पूरी क्लास को सही रिप्रेजेंट करे, लेकिन मैंने हर रो में से एक एक बच्चा या दो दो बच्चे पिक कर लिए। अब चांसेस है कि हाँ हमें क्या मिलेंगे, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा साइज ऑफ सैंपल लेंगे। और अगर जो सैंपल है वो एक्सपीरियंस पर्सन ने कलेक्ट किया और उसको बहुत, जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ। एक अननोन पर्सन हमारी क्लास में आता है, ठीक है, एंड ही जस्ट वांट टू चेक द टीचिंग स्किल्स। किसके? ऑब्वियसली मेरे। तो मेरे टीचिंग स्किल्स झलकेंगे आपकी परफॉर्मेंस में। आप जितने बढ़िया रिस्पॉन्सेस देंगे मेरे स्किल्स उतने अच्छे शो होंगे वहां पे। अब वो मुझे जज करने आए थे, उन्होंने क्या किया, क्लास में से हर रो में से, 3 रोज में क्लास बनी हुई थी, हर रोज में से उन्होंने दो दो बच्चे पिक कर लिए। ऐसे में रेंडमली अगर उन्होंने दो दो बच्चे पिक कर लिए तो डेफिनेटली उनको एक बढ़िया रिजल्ट शो होगा। उनको पता चलेगा, हाँ हर लेवल के स्टूडेंट का एक सर्वे हो जाएगा। और अगर वो मुझे कह देंगे तो मैं क्लास के लिए एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है कौन सा बच्चा कैसा है। अब उन्होंने मुझे कह दिया कि पिक एनी 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास और मुझे बता चेक करना है कि परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे बच्चों के बारे में मुझे अच्छे से पता है, तो मैं उन 2 बच्चों को पिक करूंगी जो सबसे सही आंसर्स देने वाला है, राइट। तो वहां पे छोटे सैंपल से भी काम हो जाएगा, अदरवाइज हमें एक बड़ा सैंपल सेलेक्ट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन। होमोजेनिटी मीन्स सिमिलैरिटी, हेट्रोजेनिटी मीन्स डिफरेंसेस। अगर पॉपुलेशन सेम है, अगर सारे लोग एक जैसे, अगर सारे बच्चे सेम स्किल्स वाले, तो सैंपल बहुत छोटा सा हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर सब बच्चे अलग अलग है, सबके स्किल्स अलग अलग है, तो ऐसे में मुझे बड़े सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्टडी। अगर कंटिन्यूअस स्टडी करनी है, आप बार बार स्टडी करते रहते हो, तो स्मॉल सैंपल सुटेबल है। बट अनरिपीटेड और एक्सटेंसिव स्टडी करनी है, आप बार बार नहीं कर पाएंगे, आपको अभी सारे रिजल्ट्स चाहिए, तो ऐसे में आपको बड़े सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, if the nature of study is intensive and continue then dash sample is appropriate। तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पोंडेंट्स नेचर। अगर ज्यादा रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो आपको प्रॉपर कॉपरेशन नहीं देंगे, आपको लग रहा है पॉपुलेशन में से मैक्सिमम लोग आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, इस कंडीशन में आपको बहुत बड़ा सैंपल चुनना पड़ेगा। क्योंकि जो सैंपल आप चुनोगे उसमें से आधे लोग तो ऐसे होंगे जो कॉपरेट ही नहीं करेंगे, तो कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, जो मैंने बाकी के लोग चुने एटलीस्ट उनके कॉपरेशन से मुझे रिजल्ट मिलेंगे। अगर मैं जिन जिन को सेलेक्ट करने वाली हूँ वो सब बढ़िया रिस्पॉन्स देने वाले हैं तो छोटे से सैंपल से काम हो जाएगा। बट मैं जिन जिन को सेलेक्ट करने वाली हूँ वो लोग कोऑपरेटिव नहीं है, तो ऐसे में छोटे सैंपल से काम नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से ये सारे पॉइंट्स हमें करने हैं। अब देखिए,
Requisites of a good sample. Definitely MCQ में पूछा जाएगा which among the following is not a requisite of good sample. कौन कौन से हैं वो देखते हैं. Have a look. सबसे पहले representative. मेरा सैंपल ऐसा हो जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो. क्लास में से अगर मैं एक बच्चा पिक करती हूँ तो वो एक बच्चा पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, वो पूरी क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए आपको, तब तो वो सैंपल बढ़िया है, अदरवाइज वो सैंपल बढ़िया नहीं है. तो नंबर 1 कह रहा है सैंपल ऐसा होना चाहिए जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे. मैंने चावल के कुछ दाने लिए तो वो रिप्रेजेंट तो करने चाहिए बाकी सारी 30. वो क्या होने चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए ना, वो बाकी के जो राइस है उनको रिप्रेजेंट करे कि बाकी की राइस की ये क्वालिटी होने वाली है. नेक्स्ट एडिक्वेसी. जो सैंपल का साइज है वो एडिक्वेट होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बता सके. जैसे वही बात ले लीजिए, 500 बच्चों की क्लास में से मैं अगर 2 बच्चों को सेलेक्ट करती हूँ तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो एडिक्वेट नहीं है. थर्ड, कोशिश ये करिए, हमने पढ़ा था ना स्टैटिस्टिक्स डील्स विद होमोजीनियस डेटा. होमोजीनियस नेचर के डेटाज हो, पॉपुलेशन जिसमें से आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वो होमोजीनियस यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की हो, तब जाके सैंपल सही रिप्रेजेंट कर पाएगा. ठीक है. उसके बाद में इंडिपेंडेंस ऑफ सिलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट्स. ये कह रहे हैं जो आपने आइटम सेलेक्ट किए हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रख के नहीं. आपको इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट करना है कि हाँ ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये ओवरऑल क्लास को रिप्रेजेंट कर पाएगा, पॉपुलेशन को इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट कर पाएगा. एंड द नेक्स्ट वन, मैचेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन. मेरे इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करता हुआ मेरा सैंपल है. ऑब्जेक्टिव है क्लास की सारी डिटेल्स कलेक्ट करना, तो एक ऐसा स्टूडेंट हो जो सारी डिटेल्स बता पाए. ऐसा मत करिए आप कि ऐसा स्टूडेंट ले लो जो पिछले 10 दिनों से आ ही नहीं रहा, तो हमारे इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा. अब अभी मैंने क्लास में से पिक कर लिया पीयूष को जो कि एक न्यू स्टूडेंट है, या हिमेश को जो न्यू स्टूडेंट है, तो वो थोड़ी अभी हमारी क्लास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्योंकि वो तो न्यू है, उन्होंने तो अभी हमारी क्लास के बारे में अच्छे से डिटेल्स ही नहीं निकाली. तो आपके ऑब्जेक्टिव से आपका सैंपल मैच नहीं हो पाएगा. तो ऐसे स्टूडेंट को पिक कीजिए जो बहुत टाइम से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ताकि वो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर सके. अब एग्जिट पोल दिया हुआ है. एग्जिट पोल, एनीवन हु कैन टेल मी क्या होता है एग्जिट पोल? सुना होगा आप लोगों ने. किसी ने नहीं सुना? जब इलेक्शंस होते हैं तो रैंडमली लोगों से पूछा जाता है किसको वोट दिया, आपके क्या व्यूज है, कौन सी पार्टी जीतेगी, और इसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, आगे एक अज्यूम्ड रिजल्ट बताया जाता है. जब लोग पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं ना वोट देके, तो उनके सिर्फ सेलेक्टेड एरियाज में कुछ लोगों से पूछा जाता है आपने किसको वोट दिया. अब एक बूथ से 1000 पीपल निकले हैं, मैंने 1000 में से 100 को पूछ लिया. उन 100 में से 80 कहती है हमने पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया, सपोज बीजेपी को. तो एक एग्जिट पोल का डिसीजन निकलेगा कि भाई एज पर द व्यूज ऑफ पीपल हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार आएगी. ठीक है. तो ऐसा जब भी इलेक्शन होगा यू कैन वॉच इन टीवीज, बहुत सारे न्यूज चैनल्स एग्जिट पोल्स के बारे में बताते हैं. तो वो सैंपल मेथड से ही होता है. ठीक है. ये आप पढ़ के देखना. अब देखिए सैम्पलिंग मेथड के बेनिफिट्स क्या है. नंबर 1, इट रिड्यूसेस कॉस्ट, क्योंकि आपको सारी सर्वे नहीं करनी है. सेंसस टेक्निक के कंपैरेटिवली ये इकोनॉमिकल है. Why? Because you are supposed to study only a fraction of population. You need not to collect details from each and every element of population. So when you are not collecting details from each and every element of population, it will be easy for you to collect the information, right? तो ये कह रहे हैं reduced cost. Next, greater speed. Again, you have to approach only selected parts. You have to approach only few people of the entire population. तो जब selected लोगों से आपने information collect की तो speedily काम होगा आपका. डेटा लिमिटेड है तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में टाइम भी बचेगा और उसकी एडिटिंग एनालिसिस भी बहुत इजीली हो पाएगी. तो कितने सिंपल से पॉइंट्स है. कॉस्ट कम आएगी, स्पीड ज्यादा रहेगी, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी. कब? जब आपने सैंपल को ध्यान से सेलेक्ट किया. अगर आपने सैंपल बहुत बढ़िया तरीके से सेलेक्ट किया है तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाएंगे एज कंपेयर टू सेंसस मेथड. अगेन रीजन क्या है कि एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत स्मॉल है. आप उस पर बहुत ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स को यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो.
नंबर 4 स्कोप बहुत ग्रेटर है, बहुत बड़े लेवल पे आप ये स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सेंसस स्टडी जो है उसका स्कोप बहुत वाइडर है। क्यों? अगेन द रीजन कि आपको लिमिटेड लोगों से डीलिंग करनी है, लिमिटेड डिटेल्स कलेक्ट करनी है, तो स्कोप वाइडर रहेगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत इजी से हो जाता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग बहुत इजीली हो जाएगा। जब आप डेटा कलेक्ट करोगे बाय यूजिंग द सैंपल मेथड, तो आपके लिए काम थोड़ा सा इजी रहेगा। आपको उसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि आपने सेलेक्ट। अगर मैं मैनेज करने की बात करूं, मैंने आपकी क्लास के केवल 4 बच्चों के नोट्स मंगवाए और उन्हीं नोट्स को बाकी बच्चों को फॉरवर्ड किया, तो मेरे लिए मैनेज करना इजी रहेगा। बट अभी जब आप सबके नोट्स मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा टफ है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अभी हमें सेंसस मेथड यूज करना पड़ता है, एक एक बच्चे के नोट्स लेने पड़ते हैं और उनको अपलोड करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा टफ है। यहीं अगर मुझे सिर्फ सैंपल अपलोड करना पड़ता 4-5 बच्चों का, तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता, उसको मैनेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक अप्रोच। सेंसस के कंपैरेटिवली ये अप्रोच बहुत साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा आपको सारे डिटेल्स कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर लिमिटेड लोगों की स्टडी करनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कम है, तो मैं डिटेल्ड इंक्वायरी कर पाऊंगी बहुत अच्छे से। आप सोचिए, मुझे बोला जाए क्लास के 4 स्टूडेंट्स पे सर्वे करना है और सारी उनकी डिटेल्स निकाल लो। अब 4 ही स्टूडेंट पे करना है, तो मैं बहुत माइन्यूट बातें भी पूछ लूंगी। लेकिन मुझे कहते सारे बच्चों की स्टडी करनी है, तो सारे बच्चों की स्टडी करना विल बी टफ। ऐसे में हो सकता है मैं हर माइन्यूट डिटेल ना लूं और मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से जो जरूरी बातें वही कलेक्ट कर लूं, राइट। आगे देखिए, एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी। ये कह रहे हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे सेंसस मेथड सुटेबल ही नहीं होता, जहां पे आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप सेंसस को इग्नोर करके सैंपल मेथड को फाइनलाइज करें, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हुई है, तो ऐसे में आप सेंसस सर्वे नहीं कर पाओगे। तभी तो आप देखिए हर 10 साल में एक बार ही सेंसस सर्वे होता है, ठीक है। सिमिलरली, अगर जब आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे में भी हम सिर्फ सेलेक्टेड लोगों से ही पूछेंगे। हमारे सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, तो भी हम सेलेक्टेड लोगों से ही पूछेंगे, सारी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। चलिए देखिए, डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड की अगर हम बात करें, क्या क्या कमियां हैं इस मेथड में। नंबर 1, डिफिकल्ट टू अचीव 100% एक्यूरेसी। ये कह रहे हैं कि फुल एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं। मैंने सैंपल सेलेक्ट किया, अब वो सैंपल मेरी क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दे, ऐसा कंपल्शन नहीं है। मैंने चावल के कुछ दाने लेके देखे, अब हो सकता है वो ऊपर ऊपर वाले थे और नीचे से जो चावल हो, जो राइस हो, उनकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं, तो 100% एक्यूरेसी के चांसेस यहाँ पे नहीं होते। नंबर 2, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल। काफी बार ऐसा होता है कि जिस सैंपल को आपने कलेक्ट किया है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे। चलिए करण, आप बताइए, अगर मुझे आप लोगों की क्लास की स्टडी करनी है, 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की, और मैंने सिर्फ आपको पिक कर लिया है, क्या आप पूरी क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे? क्या सारे बच्चे आप जैसे होंगे? नो मैम यहाँ पे मैम सेंसस ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे सेंसस ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज है। तो काफी बार ऐसा होता है कि आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, और अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया तो फिर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर देखिए, bias in selection of sample. I have given you the example, right? And stranger comes to our class and he want to judge my teaching skill, और अगर मैंने सैंपल सेलेक्ट किया होगा तो मैं उसी बच्चे को फाइनलाइज करूंगी जो सबसे बढ़िया आंसर्स देगा, राइट। तो इसका मतलब आई हैव बीन पार्शियल व्हाइल सेलेक्टिंग द सैंपल, जिसकी वजह से उसको गलत रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये कह रहे हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के लिए आपको बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है। अगर आपने वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं यूज की, आपने
प्रॉपर वे से सेलेक्ट नहीं किया सैंपल तो फिर रिजल्ट्स बढ़िया नहीं आएंगे। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो सैंपल कलेक्ट हो ही नहीं पाएगा, जैसे मैंने आपको आपकी क्लास का एग्जांपल दिया। हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी बच्चे अलग अलग नेचर के, तो ऐसे में आपका सैंपल मेथड सुटेबल नहीं है। अब माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा लर्न क्या करना है। मैंने आपको सेंसस और सैंपल सर्वे करवा दिया है, आप तो सेंसस मेथड का प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जाम्पल दे दे और पूछ ले कौन सा मेथड है तो यू मस्ट नो कि ये सेंसस मेथड है। सैम्पलिंग मेथड में भी ये, और ये जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है, आप सोचिए आपको अंदर का मैटर तो लिखना ही नहीं है क्योंकि ये टर्म 1 का पार्ट है, सो यू ओनली हैव टू कीप इन माइंड द पॉइंट्स ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, सिर्फ आपको वो पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी पॉइंट का नहीं पूछा जाएगा, पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अगर पूछ ले दिस मेथड इज मोर इकोनॉमिकल और दो ऑप्शन दे दे सेंसस और सैंपल, तो दिमाग लगाना है, वी मस्ट रिकॉल द मीनिंग, हमें पता चल जाएगा सेंसस तो इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत पैसा लगेगा, बट हाँ सैंपल इज मोर इकोनॉमिकल, राइट। स्कोप किसका ज्यादा है, डेफिनेटली सैंपल का। बड़ी स्टडी करनी है, डिटेल्ड इंक्वायरी करनी है तो सैंपल सुटेबल है, तो आराम से हो जाएगा आपसे। चलिए ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक छोटे से डायग्राम के साथ बताया हुआ है। अगर आपको ये पूरी स्टडी करनी है तो सेंसस मेथड, और इसी का एक छोटा सा पार्ट पिक कर लिया तो सैंपल मेथड। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये ऊपर वाला पार्ट हटा दे, सेंसस और सैंपल लिखा हुआ हटा दे और ये डायग्राम दे दे और पूछे डायग्राम ए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ए रिप्रेजेंट करता है सेंसस को और बी रिप्रेजेंट करता है सैंपल को। Now, the difference between census and sample method is your task. You have to do it by yourself. Difference आप खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है। difference आ रहा, oh रौनक गुप्ता is waiting in the waiting room, बात करेंगे रौनक से भी। Now have a look. सैम्पलिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सैंपल डेटा कलेक्ट करने के भी बहुत सारे टाइप्स है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स आपको डिटेल में गिवन है along with the एक्सप्लेन पॉइंट्स, हमें सिर्फ उसका मीनिंग और अनदर नेम रीड करना है। ठीक है, सिर्फ हम मीनिंग पढ़ेंगे, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है और उसका अनदर नेम पढ़ेंगे। आप देखिए सैम्पलिंग के 2 टाइप्स है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के भी सब पार्ट्स है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी सब पार्ट्स है, तो हमें सिर्फ इन सबका मीनिंग और इन सबके अनदर नेम याद करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो देखिए रैंडम सैम्पलिंग क्या है, ऐसा सैम्पलिंग मेथड जिसमें मैंने रेंडमली सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने मेरी क्लास में से रेंडमली सेलेक्ट कर लिया जानवी खत्री को और उसको कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है, मैंने कहा कल ओरल टेस्ट होगा और ओरल टेस्ट के लिए मैं रेंडमली किसी भी बच्चे को पिक कर लूंगी और उससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर लूंगी, तो ये रैंडम सैम्पलिंग है। इसमें आप सभी का नाम आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। सबको क्लियर हुआ? When a sample is selected randomly from the universe and each and every item has an equal chance of being asked a question, तो इसी सैम्पलिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा नाम याद रखना है आपको, ये इजी चीजें बहुत स्पीडली करवा रही हूँ, ये इसके पॉइंट्स नहीं करवा रही हूँ, आपको सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग का मीनिंग। और फिर देखिए रैंडम सैम्पलिंग के भी 2 टाइप्स, इसके भी 2 टाइप्स है। टाइप नंबर 1 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, एक आसान सा सैम्पलिंग मेथड जिसमें मैंने सिंपली अटेंडेंस देखी, क्लास में पार्टिसिपेंट्स वाले कॉलम को पिक किया और पिक करके रैंडमली किसी भी एक बच्चे को सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए फाल्गुनी, मुझे ये रैंडम सैम्पलिंग से क्लास के किसी भी एक बच्चे का नाम लेके बताइए, कैसे करेंगे रैंडम सैम्पलिंग? मैम रैंडमली किसी भी बच्चे का नाम लेना है? हाँ रैंडमली, रैंडम सैम्पलिंग करके बतानी है क्लास में। तो मैम जैसे कि गजल, बिल्कुल रैंडमली पिक कर लिया फाल्गुनी ने गजल को। अब सपोज मैं आपका ओरल टेस्ट लेती हूँ जिसमें मैं कहती हूँ हर बच्चे को कि आपको रैंडमली किसी को भी पिक करना है और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो ये रैंडम सैम्पलिंग होगी। अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग इसका दूसरा नाम है। इसमें सिलेक्शन जो है वो एकदम नॉर्मल बेसिस पे हम करेंगे। अब इसके कुछ तरीके, अगेन आप ध्यान रखना, बुक में टिक करके रखना कितना कितना लर्न करना है, सिर्फ ये मीनिंग्स,
ठीक है, इसके जो पार्ट्स है उसके सिर्फ मीनिंग। लॉटरी मेथड, लॉटरी मेथड क्या है, इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको लॉटरी मेथड पता होना चाहिए। मैंने एक बॉक्स में सभी के नाम लिखे और रैंडमली उस बोल में से किसी एक स्लिप को निकाल लिया। अपने आप रीडिंग करोगे समझ में आ जाएगा। एक जैसे होता है ना, हम डांडिया कॉम्पिटिशन्स में जाते थे या हम कहीं भी पहले जाते थे, इसलिए यूज किया क्योंकि पास्ट की बात हो गई, तो वहां पे कूपन नंबर के अकॉर्डिंग लॉटरीज निकलती थी। बॉक्स में सारे कूपन होते थे, रैंडमली एक इंसान आता था और कूपन निकालता था, उसके बेसिस पे लॉटरी निकलती थी। तो ये लॉटरी मेथड हो गया। नंबर 2 देखिए, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। एक रैंडम नंबर टेबल होती है, ट्रिपलेट रैंडम नंबर टेबल भी कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उसके आगे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ होता है। अब हमने रैंडमली उसमें से किसी एक को सेलेक्ट किया नंबर को, फिर जैसे 1 से लेके 9 तक लिखा हुआ है, हमने एक सिलेक्टेड नंबर को किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिजिट आई मल्टीप्लाई करके उस डिजिट वाले इंसान को रैंडमली सेलेक्ट कर दिया। ये तब सुटेबल है जब बहुत सारे लोग हो, बहुत बड़ी स्टडी आपको करनी है, ठीक है। तो रैंडम नंबर टेबल्स यूज होती है सिर्फ मीनिंग्स लर्न करने और कुछ भी नहीं। बस रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीट है। रैंडम सैम्पलिंग में हमने लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर टेबल वाली स्टडी की है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको सिर्फ रीड करने हैं। यू नीड नॉट टू लर्न दीज पॉइंट्स, ठीक है। आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। पर्सनल बायस नहीं होगा क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट किया है। प्रोबेबिलिटी सबके इक्वल चांसेस है। एक्यूरेसी असेस की जा सकती है क्योंकि हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है ना। और हो सकता है आप रैंडमली जब लोगों को सेलेक्ट करो तो ज्यादा चांसेस है पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के। मैंने रैंडमली क्लास के 10 बच्चों को अगर पिक किया तो हो सकता है मुझे इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट्स का प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल सके। फिर अगर बहुत स्मॉल लेवल पे है तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। इसके अलावा सैम्पलिंग फ्रेम बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि कैसे हम लोगों को सेलेक्ट करेंगे और टाइम कंज्यूमिंग है। पहले आप लोगों के नाम की चिट्स बनाऊं फिर उनको डालूं, इन सब में टाइम लगेगा। तो रैंडम सैम्पलिंग सिंपल सा मेथड, एक केस स्टडी आ सकती है छोटी सी और उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैंने आपको दे दिया, रिया वांट टू गिव अ गिफ्ट टू रिया, सपोज रिया आपकी क्लास टीचर का नाम है, ठीक है। अब आपको कह दिया रिया इज अ क्लास टीचर ऑफ अ क्लास हैविंग 70 स्टूडेंट्स एंड शी वांट टू गिफ्ट अ स्पेशल, कुछ भी स्पेशल हम बात कर लेते हैं, स्पेशल बकेट ऑफ चॉकलेट्स एंड नाउ शी हैज टू गिफ्ट इट टू वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास बट शी वांट टू बी नॉन पार्शियल व्हाइल गिफ्टिंग। तो वो क्या कर सकती है? अब उसने क्या किया, शी हैज जस्ट मेड अ बोल, शी हैज मेड अ चिट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड she has randomly called one student to select a chit and announce the name of the student who will be winning the prize। तो ऐसे में उसने क्या किया, उसने रैंडम सैम्पलिंग की। ऐसे कोई भी केस स्टडी आपको पूछ सकते हैं। आगे देखिए, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में आपने रेस्ट्रिक्शंस के साथ सैम्पलिंग की। कैसी रेस्ट्रिक्शंस? मैंने पूरी क्लास में मैंने देखा 3 लेवल के स्टूडेंट्स हैं। एक तो है जो मोर देन 90% स्कोर करते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट है जो 60 to 80 स्कोर करते हैं। मोर देन 80 बात कर लेते हैं, 60 to 80, और कुछ है जो बिलो 60 स्कोर करते हैं। अब मैंने इनमें से सैंपल पिक करना, तो मैंने इनके ग्रुप बना दिए और ग्रुप बना के फिर उनमें से डेटा कलेक्ट किए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, The selection of simple random sample is appropriate when different items are homogeneous। होमोजीनियस होता तो सिंपल रैंडम मेथड सुटेबल होता, बट हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में ये सुटेबल नहीं है। तो इसमें आपको सेलेक्टेड रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, जिसको रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इस बार मैं मेरी पूरी पॉपुलेशन के कुछ पार्ट्स कर दूंगी और उन पार्ट्स में से रैंडमली बच्चों को पिक करूंगी। मैंने कह दिया कि भाई कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन 80% वाले हैं, कुछ 60 to 80 है, कुछ 40 to 60 है और कुछ बिलो 40 है। अब मैंने इनमें से रैंडमली कुछ लोगों को पिक कर लिया ताकि ये मुझे पूरी डिटेल दे सके। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होगी। तो इसके जो पार्ट्स है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी कल की क्लास में। बस हम क्या क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मीनिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मीनिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो सैम्पलिंग मेथड दिया हुआ है आपको, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसका भी मीनिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा टास्क केवल इनके मीनिंग्स डिस्कस करना है, इनके पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ एग्जाम्पल और मीनिंग डिस्कस करेंगे।
Is it okay to everyone? Okay, everyone. So tomorrow we will discuss the types of restricted random sampling. I am ending the class over here. Have a nice day. Enjoy the weather. Enjoy yourself. Stay healthy and stay safe.